या नेक्स्ट अपने पास ना क्रोनिक रीनल फेलियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देखोगे कि पहले पहले एक एक उसमें बताया एक एक में क्या होता है कि सडन मतलब एक्यूट रिवर्सिबल रीनल डिसफंक्शन होता है, ठीक है। और इसमें यह है कि अपने पास प्री रीनल काज हो सकता है, इंट्रिंसिक हो सकता है, पोस्ट रीनल हो सकता है। तो ये तो इनको इतना पूछा है तो डिस्कस नहीं करते हम। जबकि जो क्रोनिक किडनी डिजीज है इसमें ये होता है कि 3 माह से ज्यादा तक के लंबे अरसे तक अगर एक तो बंदे का जीएफआर कम है, 60 से कम है, और दूसरा कोई किडनी डैमेज है, मतलब आप कह लो कि आपको अल्ट्रासाउंड पे कोई फाइंडिंग मिल रही है कोई, ठीक है। तो ऐसे में तो 3 माह के अरसे तक ये चीज मौजूद है तो उसको आप सीकेडी लेबल करते हो। और इसमें इनहेरिटेड आ गया, एक्वायर्ड काजेज आ गया। एचबी की बात करें तो नॉर्मली आपको पता है जो सीकेडी का पेशेंट है ना उसमें एरिथ्रोपोइटिन बन गई होती है और उसकी वजह से ना बेसिकली स्टिमुलस नहीं जा रहा होता है आरबीसीज बनने के लिए, तो उसकी वजह से नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक अनीमिया हो सकता है, ठीक है। बेसिक पैथोलॉजी होती है, लेकिन जरूरी नहीं आपको यही मिले। आपको नॉर्मोक्रोमिक आपको हाइपोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिल सकता है, क्योंकि बाकी डेफिशिएंसीज भी चल रही हो सकती है। लेट्स अगर आयरन डेफिशिएंसी भी साथ में और हीमोग्लोबिन नहीं सही से बन पा रही, ज्यादा मिकदार में नहीं बन पाई, तो आपको हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है, सही है। या फिर अगर ज्यादा बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आयरन की तो माइक्रोसिटिक भी हो सकता है। अच्छा, फिर अपने पास आ गया कैल्शियम फोस्फेट। तो आपको पता है जो फोस्फेट को ना किडनीज नहीं निकाल पा रही होती, एज ए रिजल्ट क्या होता है, फोस्फेट जो है वो फिर कैल्शियम को भी बाइंड करता है और कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है बॉडी में, ऐसे ही है। और जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो पैराथायरॉइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और वो जाके क्या करता है, वो किडनीज वो हड्डियों में से कैल्शियम को निकलवाते हैं, सही है। तो ये बेसिक बेसिक स्टोरी हमें पता है इसका। अच्छा, अब हम चलते हैं मजीद एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है कि एक बंदा है, उसको आप देखो कि उसका पैराथायरॉइड पीटीएच ज्यादा है उसका, ठीक है। उसको साथ में सीरम कैल्शियम कम है उसका और फॉस्फेट ज्यादा है, तो आप समझ रहे हो सेकेंडरी उसको हाइपर फॉस्फेट सेकेंडरी हाइपर थायराइडिज्म है, सही है। और इसमें एक सीकेडी एक बहुत अहम कॉमन काज है। फिर अपने पास आ गया कि फॉस्फेट लेवल ज्यादा होता है, हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है, ठीक है। ये सारे वही सवाल आ गए। विटामिन डी नहीं बन रहा होता सीकेडी के पेशेंट में, ठीक है। 25 कोलेस्ट्रॉल को किडनीज नहीं कन्वर्ट कर पा रही होती 125 में। अच्छा, कहते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में मोस्ट लाइकली काज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं मोस्ट कॉमन काज। आपको पता है सीकेडी का पेशेंट होता है उसमें वाटर रिटेंशन होती है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है और वो एक कॉमन काज है जो मैंने देखा है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कि एक 59 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो मेडिसिन ले रही है। फिर इसकी भी खास समझ नहीं आती। वैसे तो ये है कि पोटेशियम लेवल उसका बहुत ज्यादा है, सही है। तो वो कह रहा है कि एक्यूट रीनल फेलियर है, मे भी उसने कोई ऐसी मेडिसिन ली है, ठीक है, हाइपरटेंसिव हाइपरटेंशन के लिए कोई नई मेडिसिन में भी, और उसकी वजह से उसको हो सकता है। लेकिन कि बहुत ज्यादा उसने अच्छी फाइंडिंग नहीं बताई आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट। ये भी एक अलग सवाल है। वो कहते हैं कि 6 माह रीनल ट्रांसप्लांट के बाद ना एक बंदा है, उसको अब अचानक से ना रीनल फेलियर के साइंस आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और आपने जब उसको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी ना, लेट्सपोस्टेरॉइड्स दिए, तो उसकी सिम्टम्स रिजॉल्व हो गई। तो ये कौन सा है, ये है एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन। दो तरह की होती है, मतलब जो हमें पढ़नी है, एक है एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन और एक है क्रोनिक सेलुलर रिजेक्शन। जो एक्यूट होती है ना, ये आप कह लो कि विद इन डेज टू मंथ्स में प्रेजेंट करती है। पहले साल के अंदर ना जो मोस्ट कॉमन है वो एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन। इसमें होता ये है कि लाइक सडन एक बंदे का ना जो भी वो ट्रांसप्लांट जो भी किया था हमने, लेट्स सपोज किडनी की थी, तो उसका डिटोरिएशन होना शुरू हो जाते हैं फंक्शंस की। और इसमें मेजरली टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल्स या फिर एंटीबॉडीज, इम्यून मतलब कि मेजरली होती है। और आप जब स्टेरॉइड्स देते हो, इम्यूनोसप्रेसिव देते हो, तो उससे वो अच्छा इफेक्ट आता है, अच्छा रिजॉल्व होता है। लेकिन जो क्रोनिक है ना, क्रोनिक आपको लेट प्रेजेंट करते हैं, लाइक मंथ्स टू ईयर्स में चली जाती है बात, और आहिस्ता 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 फंक्शन डिक्लाइन करता है। जबकि एक्यूट ना बड़ी जल्दी सडन ऑल ऑफ अ सडन फंक्शन डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इससे हमने डिसाइड करना है कि ये क्या चीज है। अ पेशेंट है प्रेजेंटेड विद रीनल फेलियर symptoms and a deranged burn creatinine ratio जो कि more than 20 है, with burn greater than creatinine। likely cause क्या है इसका, इसमें ना यार ऐसे सीन है कि हमारे पास आप ना बर्न टू क्रेटिनिन रेशियो निकाल के आप डिसाइड कर सकते हो कि जो काज है प्री रीनल है, रीनल है, पोस्ट रीनल है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
आप ये देखेंगे नॉर्मली ना 1 टू क्रिएटिनिन रेशियो ये होती है तकरीबन 15:1, ठीक है, ये नॉर्मल रेशियो होती है। अब जब आपको होता है ना प्री रीनल एजोटीमिया, मतलब प्री रीनल आपको एकेआई हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी पहले पहले ये होता है कि प्री रीनल एकेआई होता क्यों है। अगर एक बंदा है इसको हाइपोवोलेमिया, ठीक है, उसका ब्लड लॉस हो है, उसकी ब्लड परफ्यूजन, उसकी बीपी कम है, तो ऐसे केसेस में आपको पता है प्री रीनल एकेआई होता है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे में बॉडी किडनीज क्या करेगी, किडनीज कोशिश करेगी कि वो ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बनाए, ऐसा ही है। तो उसमें ना किडनी यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। ये अब आपको अगर फिजियो आती है तो आपको आइडिया होगा कि यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा के ना आप मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बढ़ाते हो और उससे फिर आप ना रीअब्जॉर्प्शन करते हो, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करते हो। तो खैर यूरिया की ना रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। जबकि जो क्रेटिनिन है वो तो एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है ना, तो वो तो ज़ाया करना ही करना है, तो उसका कोई खास काम नहीं है। जब वो बन की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, तो आप कह लो कि जो ये रेशियो है ना, ये 20:1 से ज्यादा हो जाती है। तो ये 20:1 से ज्यादा हो जाती है। तो अगर ये 21:1 से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब होता है कि बंदे को प्रीनेटल एज़ोथीमिया है। बस इतनी बात समझ लें अभी के लिए। सही है। जो 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 रीनल होता है ना एज़ोथीमिया, उसमें नहीं कोई खास चेंज आता, उसमें वो रेशियो यही रहती है ऑलमोस्ट 10:15 ना, और 1 यही रेशियो रहती है। और जो पोस्ट रीनल होता है उसमें कम हो सकती है, लेकिन इसको फिलहाल हम मजीद नहीं लेके जाते। फिर अपने पास आ गया एक क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, और उसमें आपको पता है उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। एज रिजल्ट क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को कम रखा जाएगा, विच कंडीशन काजेज डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, रीनल फेलियर। और रेटिकुलोसाइट्स कम किसमें बनते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में, वही रीजन है, एरिथ्रोपोइटिन नहीं आएगा, वो फिर स्टिमुलेट ही नहीं करेगा बोन मैरो को, कहेगा ही नहीं कि भाई सेल्स बनाओ। One of the following antibiotics is contraindicated in a patient with renal failure. Gentamicin ये नेफ्रोटॉक्सिक है, acute नेक्रोसिस कराती है, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है। लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक यूज्ड इन इन्फेंट विद renal failure, न्यूमाइसिन। नहीं यार, ये मैंने चेक किया, ये नहीं, ये बहुत ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है, मे बी ये या तो ऑप्शन गलत सेलेक्ट हो गया। अच्छा, फिर अपने पास आ गया पैरानीरल फेशिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ रीनल फेशिया। और क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट ऑन डायलिसिस फॉर 20 साल से ऑटोप्सी की, तो हाइपरट्रॉफी किसकी मिलेगी आपको, पैराथायरॉइड ग्लैंड की, बहुत दफा पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें जब पैराथायरॉइड हार्मोन की ज्यादा प्रोडक्शन होनी है तो उसकी वजह से उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अच्छा, ये कहता है कि एक्सरे किया हम लोगों ने, डायबिटिक पेशेंट था, सीकेडी का पेशेंट था, डायलिसिस पे था, और उसके ना ट्रेबिकुलर बोन का लॉस हुआ है फीमर के हेड पे, इन शॉर्ट ऑस्टियोपोरोसिस हुई है उसको, तो वो विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो है पैराथायरॉइड हार्मोन। अब उसकी रीजन आपको पता है। फिर मेरे पास आ गया कि ये पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर जीएफआर क्लिनिकली चेक करना हो ना, तो आपके पास क्रेटिनिन क्लियरेंस आप इस्तेमाल करते हो। फिर मेरे पास एक क्रोनिक फेलियर, इसमें क्या होगा, हाइपरट्रोफाइड पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड की हाइपरट्रोफी होगी। अच्छा, अभी तक है ना मैंने आपको सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस के दो टाइप्स पढ़ाई थी मैंने, ए और एएल, ऐसे ही है ना। ये बताया था कि ये लिवर से प्रोड्यूस होती है, और एएल जो प्लाज्मा सेल का भी मसला होता है उसमें होती है अमाइलोइडोसिस। एक ये वाली अमाइलोइडोसिस है, ये भी एक इसे कहते हैं डायलिसिस रिलेटेड अमाइलोइडोसिस, ठीक है। अमाइलोइडोसिस ना और भी टाइप्स है, ये है डायलिसिस रिलेटेड, जिसमें ना बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की एक्युमुलेशन होती है, मतलब ये अमाइलोइड प्रोटीन होती है, और इसमें भी आपको वो कॉन्गो रेड स्टेन वगैरह वो सब कुछ मिलेगा। अच्छा, इसमें बस बेसिकली होता यही है कि ये डायलिसिस पेशेंट में पाई जाती है, ठीक है, जब वो लंबा अरसा डायलिसिस पे चल रहे हो, और उनके गुर्दे जो ये खराब हो चुके होते हैं, तो ये एक प्रोटीन होती है जिसको ना नॉर्मली बॉडी किडनीज खत्म कर देती है, लेकिन वो फिर नहीं कर पा रही होती है, ये इकट्ठी होती रहती है, तो इस वजह से अमाइलोसिस है। तो इसको ना डायलिसिस रिलेटेड अमाइलोसिस भी कहते हैं, ठीक है ना, आपने याद रखना है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। वैसे इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये किडनी, ये दो किडनीज बन गई, ठीक है, बीटा 2। Dialysis of for maintenance of normal body functions is indicated when the glomerular filtration rate is less than 20%। तो ऐसी बात वैसे नहीं है, मतलब एग्जैक्टली ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जीएफआर पे अव्वल तो डिपेंड नहीं कर रहा होता आपका, सिर्फ जीएफआर पे। अगर जीएफआर पे डिपेंड करो तो होता है ग्रेड जो 5 होता है ना रीनल फेलियर, उसके अंदर आप स्टार्ट कराते हो, मतलब जब 10 से भी कम हो जाए ना प्रोडक्शन पर मिनट, तो उसमें आप फिर स्टार्ट करवाते हो डायलिसिस। वैसे और कुछ काज होते हैं, ए ई आई ओ यू, अगर आपको याद हो, एजोटीमिया वगैरह, उसके साइंस आना,
ठीक है, और रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया वगैरह इस तरह कुछ होते हैं, तो उसका निमोनिक है AEIOU, जो कि इंडिकेशंस है डायलिसिस की। तो अगर तो वो आ रही है, पहले भी आ जाए ना, तो भला GFR उसका थोड़ा ज़्यादा ही हो, आप फिर भी स्टार्ट करा सकते हो डायलिसिस, ठीक है। बाकी करीब-करीब है, ठीक है, 10-20% करीब-करीब है, मतलब इससे कम ठीक है। अच्छा, एक्स-रे लोअर लिम्ब ऑफ एन, ये वही वाला सवाल आ गया, पैराथायरॉइड हार्मोन। फिर वो कहता है कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, और पेशेंट डायलिसिस पे है, उसको ओरल अल्सर्स हो रहे हैं, ये भी रट्टे वाला सवाल है। तो किसकी डेफिशिएंसी? विटामिन बी की। वैसे विटामिन बी की डेफिशिएंसी से ओरल अल्सर्स होते हैं, तो ठीक है, बस इतनी सी बात उसने लिखी है, कुछ भी नहीं बताया। आपने इसको रट्टा मार लेना। मेरे पास आ गया कि एक पेशेंट है, एंड स्टेज रीनल डिजीज पे चल रहा है, डायलिसिस पे है, और उसको देखो, उसको एनीमिया है और नॉर्मोसिस, है, साथ में क्या है, हाइपोक्रोमिक, ठीक है, यही उसने पूछा है। और वो कहते हैं कि अगर आपके पेशेंट को अनीमिया हो तो आपने क्या देना होता है? यार, डायलिसिस के पेशेंट में ना, आपको पता है सीकेडी के पेशेंट में रीजन क्या है? क्या उसमें आयरन की कमी है? नहीं। क्या उसमें कोई बोन मैरो का मसला है? नहीं। उसमें यार एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रही, तो उसकी ना जो बेसिक ट्रीटमेंट होती है वो एरिथ्रोपोइटिन ही होती है। तो आप एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी मसला होता है, और मैनेजमेंट में भी आपको आईवी एरिथ्रोपोइटिन या सबक्यूटेनियसली एरिथ्रोपोइटिन देनी चाहिए होती है, और एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी होती है, और यही बेसिक इनका। ये ऐसे भी इनको दे सकते हैं, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स, जिसमें एरिथ्रोपोइटिन भी आता है, ठीक है, तो वो आपने देने होते हैं। ये अपने पास आ गया। बाकी इसमें ना आपने कुछ चीजें देखनी होती है कि एरिथ्रोपोइटिन खतरनाक भी है, ये ना हाइपरटेंशन भी करवाती है। तो इसकी ना कुछ स्टैंडर्ड्स है कि लाइक आपने ना गालिबन 9 से जब कम जाए उसके बाद देनी है आपने, ठीक है। और आपने ना बीपी, आपने ना एचबी भी बंदे की ना बहुत बढ़ानी नहीं होती, तकरीबन 9 से 10 तक गालिबन इतनी रखनी होती है एचबी। ज्यादा करना तभी मोर्टेलिटी रिस्क ज्यादा हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में ना, डायलिसिस के पेशेंट में। तो इनमें, और ऊपर से जब 9 से कम जाए तब गालिबन आपने एरिथ्रोपोइसिस के लिए एरिथ्रोपोइटिन देनी होती है, और उसको भी चेक रखना पड़ता है, वरना इसकी खतरनाक होती है। चलें फिलहाल के लिए इतना ही।